हेलो क्लास फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आइए एक और पेपर सोल्व करते हैं आपकी क्लास का, क्लास 8th का। आपके सामने साइंस का सैम्पल पेपर है। देखो, सैम्पल पेपर सोल्व करना इसलिए ज़रूरी है कि आपके पेपर के टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती रिवीजन करने के लिए, और ये एक बेस्ट तरीका है कि आप किसी भी स्कूल में आया क्वेश्चन पेपर या फिर किसी भी स्कूल से तैयार किया गया सैम्पल पेपर को रेडी करो। अब देखो, सैम्पल पेपर में क्या होता है ना कि टारगेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, जिससे आपका पूरा रिवीजन तो होता ही है जितना सिलेबस पेपर में आ रहा है, बल्कि इसके साथ आपको पता चलता है कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस या कॉन्सेप्ट कौन से हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपना क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं। तो आपके पेपर आपको पता ही है 40 मार्क्स का होगा, 1.5 घंटा आपको पेपर को सोल्व करने के लिए मिलेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है कि अ लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन अ मिरर एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड बाय इट। तो जैसे कि बताया गया है और दिखाया भी गया है कि मिरर पर कोई लाइट रे आई और वो इस तरफ से आकर निकल गई है इस तरफ को। तो बेसिकली द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल टू द मिरर इज 40 डिग्री। तो नॉर्मल क्या है? नॉर्मल ये डॉट डॉट वाली लाइन है। तो कहा गया है कि जो ये एंगल है नॉर्मल के साथ बना रहा है 40 डिग्री। ठीक है। व्हाट इज द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द मिरर? तो कहा गया है जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है? ये वाली। कौन सी है? ये वाली रे रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है। तो ये किसके साथ? नॉर्मल के साथ तो सेम ही बनाएगा, नॉर्मल के साथ तो इक्वल ही बनाएगा, लेकिन पूछा किसके साथ गया है? मिरर के साथ। तो मिरर के साथ कितना बनाएगा ये एंगल, ये पूछा गया है। तो जैसे कि आपको फिर से मैं बता रहा हूँ कि ये वाला एंगल सिमिलर होगा दोनों रेज का, मतलब कि जो रे आ रही है, लाइट रे है, इंसिडेंट पड़ रहा है जिसका मिरर पर, और जो रिफ्लेक्टेड रे है उसका नॉर्मल के साथ, नॉर्मल मतलब ये नॉर्मल बीच की लाइन, इसके साथ इक्वल ही एंगल बनेगा, लेकिन इसके साथ कितना बनेगा ये पूछा गया है। अभी कैसे? देखो, आपने देखा कि ये मिरर है और इस पर अगर परपेंडिकुलरली नॉर्मल खड़ा है तो इधर का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। और एक रे निकल रही है, रिफ्लेक्टेड रे, और ऊपर का 40 डिग्री है, तो ये कितना होगा? 90 माइनस 40। ठीक है, यही आपसे पूछा गया है, 90 माइनस 40। ये 40 है, ये भी 40 था, और ये पूछा गया तो ये कितना होगा? 90 माइनस 40, जो कि आपका 50 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड। देखो, कुछ बच्चों को ये डायरेक्टली पता होगा और बहुत सिंपल लग रहा होगा, लेकिन हर बच्चे को ऐसे सोचना चाहिए कि आपको कुछ नहीं आता। तो जब आप दोबारा से कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हो मेरे साथ, तो आपको और बेहतर तरीके से क्वेश्चन पेपर समझ में आता है, आंसर समझ में आते हैं, रिवीजन अच्छा होता है। ये मान के चलना चाहिए कि हमें कुछ नहीं आता। ठीक है। और उनके साथ वो बच्चे भी कवर हो जाते हैं जिनको सच में कुछ नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, एक सेकेंड, कि द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस टू गैस। अब देखो, ये फिगर देखो आप, यहाँ पर गैस में मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, तो गैस में मॉलिक्यूल कितनी दूर दूर है। यहाँ पर सॉलिड सबसे पास मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, इनके आपस के बीच का डिस्टेंस कम है, और ये थोड़ा गैस और सॉलिड के बीच का स्पेस हो गया। तो ये स्टेट गैस हो गया, लिक्विड, ये सॉलिड। अब अगर सॉलिड से लिक्विड बनता है तो हम कहते हैं उसको मेल्टिंग, कि हाँ, सॉलिड को मेल्ट करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा। सही बात है। लिक्विड को हम इवेपोरेट करेंगे तो क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगा। गैस को हम बेसिकली डिपोजिशन करेंगे तो क्या बन जाएगा? या कह लो आप कि डायरेक्ट सॉलिड में बन जाएगा। अब अगर लिक्विड को फ्रीज करेंगे, ये फ्रीज लिखा हुआ है, तो सॉलिड बन जाएगा। सॉलिड को सब्लिमेट करेंगे, सब्लिमेशन करेंगे तो गैस बन जाएगा डायरेक्ट। मतलब सॉलिड से गैस डायरेक्ट अगर बनती है तो उसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। ठीक है। और गैस से लिक्विड बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। ये लिख रहा है। ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर लोगे। आपसे पूछा गया है कि सॉलिड से डायरेक्टली चेंजेस टू गैस, सॉलिड से डायरेक्टली चेंजेस टू गैस, सब्लिमेशन। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 3 कहता है ब्रास इज अ। तो ब्रास क्या है? बेसिकली ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर प्लस जिंक। तो ये एक मिक्सचर है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, कॉपर प्लस जिंक का। ये आपका ब्रास हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन डिसॉल्व इज कॉल्ड। जब कोई सॉल्यूशन आपके सामने है और आप उसमें कुछ और नहीं मिला सकते अब, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सैचुरेटेड, क्योंकि वो पूरा सैचुरेट हो चुका। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड। देखो, बेंडिंग ऑफ लाइट पूछा गया है।
आपको पता है अगर कोई शीशा है और यहाँ से लाइट पास होगी ऐसे, और ये लाइट थोड़ी बैंड हो जाए, ये लाइट बैंड हो जाए, क्या हो जाए, ये लाइट थोड़ी बैंड हो जाए, तो ये एंगल आ गया यहाँ पर। अब इस किसकी वजह से बैंड हुई? इस शीशे की वजह से, इस शीशे की वजह से। तो इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो अपना ऑप्शन 5th का बी बिल्कुल सही है, रिफ्रैक्शन। 6 पर आते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ए स्टेशनरी, बी ऑलवेज मूविंग, सी ऑलवेज फिक्स्ड, डी वेरी लार्ज। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है, हाँ, तो ऑलवेज मूविंग, पार्टिकल ऑफ अ मैटर ऑलवेज मूविंग, बी बिल्कुल सही होगा। काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक पार्टिकल्स किसी भी मैटर के हमेशा मोशन में रहते हैं। ठीक है, सॉलिड में वाइब्रेशन रहती है, लिक्विड में ग्लाइड और ग्लासेस में फ्री मोशन रहता है। तो हमेशा ऑलवेज मूविंग को ही आप हमेशा क्लिक करोगे। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंपाउंड मिक्सचर एलिमेंट टू सॉल्यूशन। तो आपको पता होना चाहिए एयर क्या है, काफ़ी सारी गैसेस का मिक्सचर है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, एयर में क्या क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सब कुछ है, तो क्या हो गया, मिक्सचर ही हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, इन सॉल्ट सॉल्यूशन सॉल्ट इज द, सॉल्ट क्या है? तो सॉल्ट सॉल्यूशन सॉल्ट किसी चीज़ में मिलाने के बाद वो बना सॉल्ट सॉल्यूशन, जैसे पानी में। तो सोल्यूट जो डिजोल्व होता है, सॉल्वेंट जो डिजोल्व करता है, और इसी चीज़ को पूछा गया है आपसे। तो यहाँ पर इमेज में देखो आप, ये सॉल्ट, ये पानी, इनका मिक्सचर सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट किसको कहा गया? जिसमें मिलाया गया, क्या मिलाया गया? सोल्यूट मिलाया गया। तो सोल्यूट सॉल्वेंट में मिलता है, सोल्यूट किस में मिलता है? सॉल्वेंट में। अब सोल्यूट मिलता है सॉल्वेंट में, तो सॉल्ट क्या हुआ? सोल्यूट हुआ। ठीक है, ऑप्शन आपका बी। और वाटर क्या हुआ? अगर वाटर में मिला रहे हैं तो वाटर सॉल्वेंट हुआ, और इनका मिक्सचर जो सॉल्यूशन हुआ उसको सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच मिरर इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर? तो रियर व्यू मिरर का कौन सा मिरर यूज होता है? रियर व्यू का वाइड एरिया दिखाना होता है। जो गाड़ी में आपने देखा होगा, आगे अगर यहाँ पर ड्राइविंग व्हील है और यहाँ पर सब चीज़ें हैं, यहाँ पर गियर है, यहाँ पर बॉक्सेस हैं, यहाँ पर आपकी चेयर है, अंदर से व्यू है, और ये यहाँ पर एक मिरर होता है, रियर व्यू मिरर। तो ये कौन सा होता है? रियर व्यू मिरर का काम होता है वाइड एरिया दिखाना। कॉन्वेक्स मिरर छोटे होते हैं, इरेक्ट और वाइड व्यू देती है, इसलिए व्हीकल्स में कॉन्वेक्स लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा आपका? ए प्लेन मिरर, बी कॉन्वेक्स, सी कॉनकेव, डी नन। तो बी कॉन्वेक्स। क्वेश्चन 10 पर आते हैं, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज सेल, एटम, मॉलिक्यूल और आयन। तो बतानी है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सेल। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज, रेड से लगाते हैं, बी एटम होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 11 पूछता है, अ कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म ओनली वर्चुअल इमेजेस, ओनली रियल इमेजेस, बोथ रियल एंड वर्चुअल, और नो इमेज। तो कॉनकेव मिरर आपको पता होना चाहिए बोथ रियल और वर्चुअल इमेज बनाता है। ऑप्शन आपका बोथ रियल एंड वर्चुअल, बोथ रियल एंड वर्चुअल, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 12, एयर इज मिक्सचर, एजर्शन है आपके सामने, स्टेटमेंट दिया गया है और आपका रीजन है, बताना है रीजन सही है या नहीं है, और एजर्शन सही है या नहीं है। एजर्शन है एयर इज अ मिक्सचर, सही बात है। रीजन इसका है कि मिक्सचर इज फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस आर मिक्स्ड विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज। तो बिल्कुल सही बात है, बोथ अजर्शन भी सही है आपका, रीजन भी सही है आपका, और रीजन इज करेक्टली एक्सप्लेन करता है अजर्शन को। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। ये लिखा हुआ है आपका कि बोथ अजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके सामने।
2 मार्क क्वेश्चंस और फिल इन द ब्लैंक्स आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड कैन बी मेजर्ड बाय द मेथड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेयर द सॉलिड इज डैश इन वाटर एंड द डैश इन वाटर लेवल इज मेजर्ड। तो आपको ये बताना है कि ये क्या कह रहा है, स्टेटमेंट अपने आप में क्या कह रहा है। तो देखो, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैन बी मेजर्ड बाय द मेथड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब है अगर यहाँ पर एक बीकर में हमने पानी भर दिया और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, मास की नहीं, वॉल्यूम मतलब कितनी जगह घेर रहा है, और आपने एक बॉल ली, लेदर की बॉल, ये लेदर की बॉल आपने इस पानी में डाल दी। तो डिस्प्लेसमेंट का मेथड क्या है, जितनी जगह में बॉल आई है इतनी जगह का पानी हट जाएगा यहाँ से। तो हम बता सकते हैं कि जितना पानी का वॉल्यूम होगा उतना ही वो बॉल का वॉल्यूम होगा। जितना पानी बाहर आया उतनी बॉल अंदर गई। एक तो यहाँ पर आ जाएगा वेयर द सॉलिड इज इमर्स्ड इन वाटर, यहाँ पर आएगा आपका इमर्स्ड इन वाटर एंड द राइज इन वाटर लेवल इज मेजर्ड, राइज इन वाटर लेवल इज मेजर्ड। तो जब बॉल इसमें गिरेगी तो लेवल बढ़ेगा, पानी का लेवल थोड़ा ऊपर आ जाएगा। तो जितना पानी ऊपर आएगा समझ जाएंगे हम इतना ही पानी के जितना वॉल्यूम है, जितना बॉल का वॉल्यूम है। आपको थोड़ा इजी भाषा में समझाऊं मैं अगर आप समझ नहीं पा रहे। मान लीजिए एक बीकर है, एक बॉक्स में पानी भरा हुआ है, ठीक है, यहां तक। इसमें यहां पर रीडिंग्स लगी हुई हैं। अगर मैं इसमें एक बॉल डाल दूं तो पानी थोड़ा ऊपर आ जाएगा। पानी जितना ऊपर आएगा, जितना इस पानी का वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा, वो इस बॉल के वॉल्यूम के इक्वल होगा। इतनी बात समझते हो, यही कहते हैं वो थ्योरी ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका सेकंड पार्ट कहता है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डैश डिजोल्व्ड इन डैश एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सोल्यूबिलिटी एट द टेम्परेचर। तो आपसे ये भी एक स्टेटमेंट है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ किसी चीज़ का मैक्सिमम अमाउंट डिजोल्व होता है। आपको क्या चीज़ डिजोल्व होती है, सोल्यूट डिजोल्व होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा सोल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन विच, इन सोलवेंट। सोल्यूट किस में डिजोल्व होता है, सोलवेंट में। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सोल्यूबिलिटी एट अ टेम्परेचर। तो सोल्यूबिलिटी एट अ टेम्परेचर क्या कहा गया कि ये क्या अपने आप में क्या चीज़ है, सोल्यूबिलिटी एट दैट टेम्परेचर, किसी टेम्परेचर पर किसी चीज़ में किसी चीज़ का मिलाना। तो जो मिल रही है उसे सोल्यूट बोलते हैं, जिसमें मिल रहा है उसे सोलवेंट बोलते हैं। थर्ड पार्ट देखते हैं, जनरली द डेंसिटी डैश विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जनरली जो डेंसिटी है वो डैश विद इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या होती है, बढ़ती है घटती है, टेम्परेचर के साथ डेंसिटी डिक्रीज होती है। नेक्स्ट, द सॉल्यूशन इन विच ग्लूकोज हैज completely dissolved in water and no more glucose can dissolve at a given temperature is called a dash solution of glucose। a dash solution of glucose मतलब अगर किसी लिक्विड में कोई चीज़ मिलाई जाए, इसमें कोई चीज़ मिलाते रहे, सॉल्ट मिलाते रहे, अब उस सॉल्ट का मिलना बंद हो गया एंड नो मोर ग्लूकोज कैन डिजोल्व एट अ गिवन। और ग्लूकोज नेक्स्ट कोई भी चीज़ है, किस चीज़ में उसका घुलना बंद हो गया, इसका मतलब है वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा घुल चुका है, और फिर उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड बोलते हैं। तो यहाँ जो भी चीज़ घुलेगी उसी का वो सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पर ग्लूकोज को घोला जा रहा है, ग्लूकोज को मिलाया जा रहा है, तो इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो पार्टिकल ऑफ मैटर की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बतानी है, कौन सी होंगी, आइए देखते हैं। 14th क्वेश्चन आपके सामने। और पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं जो एक दूसरे की तरफ लगते हैं। पार्टिकल्स हमेशा मूव करते हैं, इधर उधर ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो आप कह लो ये पार्टिकल्स हैं, ये मूव करते हैं एक दूसरे की तरफ हमेशा,
फिर एलिमेंट इज इक्वल टू सब्सटेंस, जिसे सिंपल चीज़ में तोड़ नहीं सकते, सिंपल सी बात है। पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, पार्टिकल्स आर होल्ड टुगेदर बाय फोर्स एंड दे मूव, वाइब्रेट, और ये सब चीज़ आप कह सकते हो। तो बेसिकली आपको 2 पॉइंट लिखने हैं, 2 पॉइंट आप लिखोगे। इसको थोड़ा हैवी कर लेते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल and the particles are held together by interparticle, जिस फोर्स की मैं बात कर रहा था, इंटरपार्टिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, और इसमें आप क्या लिख सकते हो, पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स और एलिमेंट सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। तो इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15 नहीं 14 का और पार्ट आता है। पहले 14 का और पार्ट में ही तो यह बात पूछी थी कि डिफाइन एलिमेंट एंड गिव वन एग्जांपल। तो एलिमेंट को डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली अब ऑब्जेक्ट ए तो बेसिकली एलिमेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो फर्दर ब्रोक मतलब टूट नहीं सकते, मतलब कि कोई एक ऐसा मटेरियल जो आगे चलकर कोई और नया सब्सटेंस नहीं बना सकता टूट कर। ठीक है, तो ये अपने आप में प्योर होता है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कार्बन, यही आपके सामने लिखा है। दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर्स, some other examples of elements are gold, silver, sulfur और कार्बन एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज सोल्यूबिलिटी। तो देखो सोल्यूबिलिटी वही है जो अभी आपको ऊपर समझा रहा था मैं, कि किसी फिक्स्ड क्वांटिटी सॉल्वेंट में एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे कितना सोल्यूट मैक्सिमम घुल सकता है, वही सोल्यूबिलिटी होती है। जब वो घुल जाता है तो वो सोल्यूशन क्या कहलाता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाता है। यूजुअली ग्राम पर 100 ग्राम सॉल्वेंट लिखते हैं, इतना माना। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट तो सॉल्वेंट में घुलता है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट डिसॉल्व फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द रेगुलर रिफ्लेक्शन, गिव वन एग्जांपल। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन आपको बताना है, जैसे कि जब लाइट किसी स्मूथ सरफेस पर पड़ती है, आपको पता ही है वो रिफ्लेक्ट कर जाती है, क्लियर इमेज बनता है। प्लेन मिरर इसका एग्जांपल है, यही कहते हैं, इसको ही हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। अगर अल्टरनेट बात करें कॉन्वेक्स लेंस में, तो ऑब्जेक्ट पोजिशन के हिसाब से रियल और वर्चुअल साइज चेंज होता है, यही आपको लिखना है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन बेसिकली रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस वेयर रिफ्लेक्टेड रेज रिमेन पैरेलल। एग्जांपल प्लेन मिरर, और ये आपका मिरर, और यहाँ से रेज पड़ी और यहाँ से ये पैरेलली निकल गई, वापस चली गई। तो ये हो गए आपके रेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जांपल। इसको लिखेंगे कैसे, इसको सिंपल लिखेंगे कि रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस, और आप हेडिंग डालोगे पहले
तो यही हमने लिखा कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, इज द रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस वेयर द रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल एंड ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, बिकॉज ऑफ दिस अ क्लियर इमेज इज फॉर्म्ड। और इसका एग्जाम्पल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द प्लेन मिरर है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, और इसके एग्जाम्पल भी हमने लिख लिया। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा हो गया, और 16 का और पार्ट देख लेते हैं। एक्सप्लेन इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स लेंस एट डिफरेंट डिस्टेंसेस, एनी टू पोजिशन प्लस डायग्राम। तो अब आप देखो एक चीज़, पहले तो आपको एक चीज़ समझनी होगी कि इमेज फॉर्मेशन के 4 रूल होते हैं। अगर कोई इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या 4 रूल में से पहला रूल है कि वो 2 रेज होनी चाहिए, सेम ओरिजिन से स्टार्ट होनी चाहिए, और वो दोनों में से एक पैरेलल चलेगी प्रिंसिपल के, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजरेगी। अब ये मैं क्या बोल रहा हूँ इस चीज़ को समझते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बेसिक से क्लियर नहीं है, क्योंकि हम क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हैं इसलिए हम बहुत सारी चीज़ें स्किप करेंगे। अगर आपको कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस के इमेज फॉर्मेशन देखनी है तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट्स में बता देना। देखो यहाँ पर मोटा मोटा समझते हैं कि ये हमारा लेंस है, ठीक है। इस लेंस में बीच में जो लाइन दिख रही है आपको, ये सेंटर के बीच में यहाँ पर पॉइंट जो है ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, इसको ओ से डिनोट करते हैं। ये लाइन जो जा रही है ये आपकी प्रिंसिपल हो गई, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। इस पर एक फोकस ये हुआ, ये कर्वेचर का सेंटर होता है, ये सेंटर हुआ C1 C2 F2। इतना समझे। अब कहाँ कहाँ पोजीशन रख सकते हो आप? एक पोजीशन यहाँ इन्फिनिटी पर रख सकते हो, एक बियॉन्ड C1, एक C1 पर, एक आफ्टर C1 मतलब बियॉन्ड F1, और एक F1 पर, एक आफ्टर F1। F1 मतलब F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। अब कोई भी 2 पर बताना है, 2 इमेज बनाने के लिए आपको ये 4 प्रिंसिपल 4 रूल्स याद करने होंगे। क्या कि एक तो कोई भी इमेज बनाने के लिए 2 सेम ओरिजिन से रेज ड्रॉ करोगे आप, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम करते हैं, एक करेंगे हम इन्फिनिटी, इसको हटा दो, एक करेंगे एक ये F1 पर हटा दो, और ये भी आप हटा दो, ठीक है। बस हम ये 2 इमेज करेंगे। अब इन 2 इमेज के लिए क्या होगा, सेम ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और एक यहाँ तक आई ऑप्टिकल सेंटर तक। इसके बाद ये कहाँ पर जाएंगी? दूसरा प्रिंसिपल कहता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे हो गई जो, वो फोकस से गुजरेगी, और जो ऑप्टिकल से जाएगी लाइन वो स्ट्रेट गुजरेगी, और फोकस से जो होके लाइन जा रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो देखो यहाँ से पैरेलल जा रही थी तो ये फोकस से गुजरेगी, सेकंड रूल, ठीक है। तो हम ये लाइन कहाँ से आएगी? फोकस से जाएगी, ठीक है। और ये ऑप्टिकल सेंटर से जा रही थी तो ये स्ट्रेट निकलेगी, ये स्ट्रेट निकली, एक सेकेंड, ये स्ट्रेट निकली, तो ये कुछ ये यहां पर जाएगी कुछ, तो ये स्ट्रेट निकली, कहाँ पर गई? ये स्ट्रेट निकल कर यहाँ पर पहुंची, और ये यहाँ से, तो देखो मैं तुम्हें दूसरी इमेज पे समझाता हूँ। इतना तो आप समझ गए कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कन्वर्जिंग लेंस इसलिए क्योंकि ये जितनी भी रेज आती है इनको कन्वर्ज कर देता है, ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस। अब समझो कि ऐसा क्यों होता है और कहाँ जाती है रेज। तो 2 इमेज लेनी है, हमें अलग अलग वो बनाना है। ये आपका मान लो C1 F1, अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से एक रेज आएगी सीधी जो पैरेलल होगी, यहाँ पर F1 और यहाँ पर C2, F2 C2 F1 C1, ये जाएगी फोकस से, और यहाँ से एक लाइन जाएगी सेंटर तक, ऑप्टिकल सेंटर तक, जो आगे निकलेगी और यहाँ पर पहुँचेगी। फिर ये इमेज कहाँ पर बनेगी? इमेज बनेगी आपकी दूसरी यहाँ पर, इमेज बनेगी यहाँ पर। ये कैसी इमेज होगी?
ये होगी आपकी, एक सेकेंड आप लिख लो यहाँ पर, लोकेशन लिख लो, नेचर और साइज। तो लोकेशन क्या होगी, लोकेशन है ऑन C1। उसके बाद है इमेज कैसी होगी, रियल होगी, सेम बिल्कुल रियल होगी लेकिन इन्वर्टेड, उल्टी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज कैसा होगा, इक्वल टू ऑब्जेक्ट, इक्वल टू ऑब्जेक्ट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब दूसरी इमेज देख लेते हैं कहाँ बनानी है हमें। दूसरी बनाते हैं हम, दूसरे लेंस का यूज़ करते हैं। पेपर में आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। ये C1, F1, F2, C2। अब अगर इमेज आपकी यहाँ पर है, यहाँ से सीधा चला एक पैरेलल, जो कहाँ से गुजरी, पैरेलल लाइन हमेशा कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी, ठीक है। और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाली कहाँ से गुजरेगी, यहाँ से गुजरेगी। तो बेसिकली ये कहाँ पे बनी इमेज, इमेज बनी यहाँ पर, यहाँ पर बनी। तो आप क्या लिखोगे, लोकेशन, लोकेशन है, दूसरी लोकेशन आपकी है बियॉन्ड C1, इमेज बनी रियल, इन्वर्टेड और एनलार्ज, मतलब बड़ी, ठीक है। दो इमेज हो गई, दो लोकेशन, दो आपने सब चीज़ बना दी और इस तरह से बनती है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगता है और आपका अच्छा मतलब आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है और आपको पढ़ना है, तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं इसको बहुत एलेबरेटली अच्छे से बताऊंगा रूल्स के साथ कैसे इमेज बनती है और आपको कौन सी पेपर में करनी है, जिससे कि आपको सबसे ईजी पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का और पार्ट हमने कर लिया, 17 पर आते हैं। 17 क्वेश्चन कहता है गिव 3 डिफरेंसेस बिटवीन होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर्स। तो बताना है आपको होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर के बीच में क्या अंतर है। तो होमोजेनस मिक्सचर वो होते हैं सेम कंपोजिशन थ्रू आउट कंपोनेंट्स नॉट सीन सेपरेटली। एग्जाम्पल के तौर पर शुगर सॉल्यूशन जब पानी में शुगर बेसिकली पानी में मिलता है, शुगर सॉल्यूशन बनता है, तो दोनों सॉल्यूशन दोनों के अंदर पानी और शुगर को आप अलग अलग देख पाते हो नहीं, इसको ही बोलते हैं होमोजेनस। और हेट्रोजेनस होता है डिफरेंट पार्ट्स विजिबल होते हैं, जैसे कंपोनेंट्स कैन बी सीन एंड सेपरेटेड, जैसे कि सैंड और वाटर। वाटर में जब सैंड मिलाओगे तो सैंड के पार्टिकल्स अलग दिखते हैं वाटर से, उसी को हेट्रोजेनस मिक्सचर बोलते हैं। अब इसकी 3 प्रॉपर्टीज लिखनी है आपको, 3 डिफरेंसेस लिखने हैं बेसिकली, इन दोनों में क्या अंतर है। तो आइए वो लिखते हैं। तो वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो आप लिखोगे, पहला पॉइंट लिखोगे कंपोजिशन, थोड़ा इसकी कम कर लेते हैं। कंपोजिशन कैसी होती है, कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म। जो मिक्सचर है बेसिकली वो यूनिफॉर्म थ्रू आउट, हमें हर जगह से यूनिफॉर्मली मिक्स होता है। और हेट्रोजेनस में कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म, इज नॉट यूनिफॉर्म। दूसरा पॉइंट लिखते हैं कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सीन सेपरेटली। और यहां पर कंपोनेंट्स कैन बी सीन, कैन बी सीन सेपरेटली, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है हैज सेम प्रॉपर्टीज थ्रू आउट, हर जगह सेम प्रॉपर्टी होती है उसकी, हैज सेम प्रॉपर्टीज थ्रू आउट। और हेट्रोजेनस सॉल्यूशन में क्या होता है, प्रॉपर्टीज डिफर, प्रॉपर्टीज
डिफर फ्रॉम पार्ट टू पार्ट, हर जगह अलग प्रॉपर्टी शो कर सकता है क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग पार्टिकल देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर एग्जांपल होगा और यहाँ पर एग्जांपल होगा आपका ये शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट, वाटर, एयर, और यहाँ पर होगा सैंड इन वाटर, ऑयल इन वाटर, ऑयल एंड वाटर, फ्रूट सैलेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 नहीं 17 का और पार्ट। What new substance is formed when a mixture of iron fillings and sulfur powder is heated? क्या होगा जब मिक्सचर करें हम कौन सा सब्सटेंस बनेगा अगर हम आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर को हीट कर दें, एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल मिक्सचर? आल्सो राइट द वर्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को वर्ड्स में लिखना है और बताना है कौन सा कंपाउंड बनेगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का और पार्ट आपका।
है।